हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज इस वीडियो में पंचायती राज शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इस वीडियो के दो हिस्से हैं। दो हिस्से इस रूप में कि आज के इस वीडियो में पहले हम आपको पंचायती राज शासन व्यवस्था के संदर्भ में एक सामान्य और संक्षिप्त जानकारी देंगे और इस जानकारी के अलावा आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल भी आपके सामने रखेंगे, जिसकी संख्या लगभग 30 होगी। अगले वीडियो में भी 30 से 35 आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे जाएंगे, सो दैट कि आप इस टॉपिक से जुड़ी हुई सभी बातों को समझ सके, जान सके और अगर परीक्षा में आपके सामने ये प्रश्न आए तो आप उसको सहजता से सॉल्व करने की स्थिति में हो। आप सबको पता है कि पंचायती राज कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। एक तो ऐसे ही यहां से प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। दूसरा इसका पहलू यह है कि आजकल हम लोग ये पाते हैं कि जो आयोग के द्वारा सिलेबस जारी किए जाते हैं उसमें भी पंचायती राज व्यवस्था को अलग से मेंशन कर दिया जाता है। चाहे वो झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, झारखंड सचिवालय की परीक्षा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो, वहां पर अलग से इसको मेंशन कर दिया जाता है। तो पंचायती राज से सवाल तो पूछे ही जाएंगे, इसलिए पहले हम एक आपको ब्रीफ आइडिया देने जा रहे हैं कि पंचायती राज संस्था है क्या, इससे जुड़ा हुआ जो बाकी चीजें हैं 73rd अमेंडमेंट वगैरह, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करेंगे और फिर क्वेश्चन के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करते हुए जरूरत के हिसाब से आपके लिए इस टॉपिक को हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। बेहतर होगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए, सो दैट कि आप इस टॉपिक को समझ सके, इसकी बारीकियों को जान सके और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर करने की और सही आंसर करने की स्थिति में पहुंच सके। तो हम लोग शुरू करते हैं कि पंचायती राज है क्या। तो पंचायती राज का मतलब यह हुआ कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और लोकतंत्र को मजबूत बनाना। सत्ता का विकेंद्रीकरण करके लोकतंत्र को मजबूत बनाने की प्रक्रिया ही पंचायती राज शासन व्यवस्था का उद्देश्य है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था या सत्ता का विकेंद्रीकरण, जिसको कि हम लोग सामान्य शब्दों में स्थानीय शासन कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, ये अवधारणा कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि अतीत काल से भारत में हम लोग इसको विद्यमान पाते हैं। इसकी मौजूदगी के हम लोग तत्व देखते हैं। ये और बात है कि लंबे समय तक इसको संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई। लोकतंत्र भारत जैसे विशाल राष्ट्र में, जहां की इतनी बड़ी आबादी है, इतनी सारी डाइवर्सिटी हम लोग देखते हैं, लोकतंत्र मजबूत तभी हो सकता है जबकि सत्ता में, राजनीति में आम लोगों की भागीदारी को हम लोग देखें। दरअसल लोकतंत्र का आदर्श रूप भी यही हो सकता है या यही होता है कि स्थानीय मुद्दों को स्थानीय लोग देखें और व्यापक मुद्दों के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा या आम लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हों, जो उनके लिए कानून बनाए, उनके लिए शासन करे, उनके साथ सवाल जवाब कर सकें और वो हमारे हित में काम कर सके। तो स्थानीय स्वशासन का अर्थ ही हुआ कि स्थानीय स्तर पर चुने हुए जो प्रतिनिधि होंगे उनके माध्यम से शासन किया जाना। जैसे कि छोटे छोटे जो मुद्दे हैं जो स्थानीय स्तर पर इमर्ज करके आते हैं, उनका समाधान इनके द्वारा ही अगर किया जाए तो लोकतंत्र को मजबूती मिलना स्वाभाविक है। भारत में जैसा कि मैंने बताया कि अतीत काल से था, तो इसका एविडेंस अगर हम लोग ढूंढें तो आप वैदिक काल को याद करें। वैदिक काल में राजनीतिक संस्था के तौर पर सभा, समिति, विदत जैसी संस्थाओं को हम लोग पाते हैं। ये सभा, समिति, विदत ये क्या है? बेसिकली स्थानीय स्वशासन का ही एक रूप है। तो ये अतीत काल से ही भारत में विद्यमान रहा है। वैदिक काल में ही हम लोग ग्राम स्वराज की संकल्पना को भी पाते हैं। जब हम लोग थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो चोल काल, साम्राज्यवादी चोल जो विजयालय से शुरू होता है, वहां पर भी हम लोग ऊर सभा या फिर महासभा और नगरम जैसी संस्थाओं को पाते हैं, जो कि स्थानीय स्वशासन का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारत में स्थानीय स्वशासन या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को हम लोग गांवों में जो देखते हैं उसको हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं, और जिनको हम लोग नगरों में देखते या पाते हैं वो नगर पालिका या नगर निगम के नाम से जानी जाती है। तो इसकी मौजूदगी, इसकी विद्यमानता
भारत में अतीत काल से या प्राचीन काल से रही है। यह और बात है कि औपनिवेशिक शासन काल के दौरान अंग्रेजों ने इन संस्थाओं को नष्ट कर दिया, इनको समाप्त कर दिया। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो जमींदारों की व्यवस्था की गई, लेकिन ये जमींदार जो थे ये स्थानीय स्वशासन के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, बल्कि ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे। ऐसी स्थिति में ये जो हमारी परंपरागत संस्थाएं थी ये नष्ट होने लगी। लेकिन एक बदलाव आता है 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति में भारतीयों ने जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला, उसके बाद अंग्रेजों को ये बात समझ में आई कि स्थानीय शासन के बिना इतने विशाल देश पर शासन कर पाना संभव नहीं है। तो इसकी शुरुआत वहां से कहीं ना कहीं होने लगती है, लेकिन इसका मूर्त रूप, वास्तविक रूप दिखता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको कि हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। आपको यह पता होगा कि 1919 के इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, और द्वैध शासन के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, ट्रांसफरेबल लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। तो जो ट्रांसफरेबल या हस्तांतरित विषय थे, स्थानीय शासन को उसी में शामिल किया गया, और जिस पर कि कानून बनाने का अधिकार विधायिका को प्रदान किया गया। तो संवैधानिक तौर पर अगर हम लोग देखें तो, या वैधानिक तौर पर हम लोग देखें तो 1919 से इसकी शुरुआत हुई। बाद में 1935 के अधिनियम में भी इसके लिए व्यवस्था किया गया, लेकिन 1919 में जब ये व्यवस्था की गई कि स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में या हस्तांतरित विषय के रूप में रखा गया, उसके बाद सबसे पहले 1919 में ही बंगाल में इस संदर्भ में अधिनियम पारित किए गए। अगले वर्ष ही बिहार में, बंबई में, और जहां तक मुझे याद है मद्रास में भी ये अधिनियम को पारित किया गया। मतलब 1919 से इसकी शुरुआत हो गई और फिर ये कंटिन्यूअस फॉर्म में आगे बढ़ता चला गया। दरअसल अगर हम लोग संवैधानिक व्यवस्था को देखें तो विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों में कुछ अपवादिक स्थितियों को छोड़ करके संघीय शासन व्यवस्था है, और संघात्मक शासन व्यवस्था में हम जानते हैं कि सत्ता के दो केंद्र होते हैं, एक केंद्र की सरकार और दूसरा राज्यों की सरकारें। भारत में भी यही व्यवस्था है, और जो राज्य की सरकारें होती हैं आमतौर पर स्थानीय व्यवस्था को, स्थानीय शासन को देखने की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही होती रही है। भारत में भी ये व्यवस्था 1950 से लेकर के, मतलब संविधान के लागू होने के बाद से 1992-93 तक, तब तक जब तक कि 73वां संविधान संशोधन पारित नहीं हो गया, हमारा जो संघीय ढांचा था वो कुछ इसी प्रकार का था, केंद्र और राज्य की सरकारें, और राज्य की सरकारों के तहत ही स्थानीय सरकारें। लेकिन वक्त के साथ विश्व में, वैश्विक जगत में बदलाव हुआ, और सहभागिता मूलक जो लोकतंत्र है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, इसका महत्व बढ़ने लगा। और ऐसी स्थिति में ही संघीय ढांचा का एक तीसरा रूप सामने आया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ स्थानीय सरकारें। और अभी तक जो राज्य सरकारों के अंतर्गत ही स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की जाती थी, अब स्थानीय संस्थाओं को जन्म देने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो 73rd अमेंडमेंट के द्वारा भारत में भी हमारा जो संघीय व्यवस्था था उसका तीसरा रूप सामने आ गया। जिस तरीके से संघीय शासन व्यवस्था में, या ये कहे कि 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंधों का बंटवारा होता है, ठीक उसी तरीके से भारत के संविधान में जब 73वां संशोधन किया गया, और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो राज्य और स्थानीय जो शासन है उसका जो संबंध है, विधायी संबंध, ये 11वीं अनुसूची के तहत निर्धारित होने लगे। 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र और राज्य के बीच, और 11वीं अनुसूची के तहत राज्य और स्थानीय संस्थाओं, जिसको कि हम लोग ग्राम पंचायत या नगर निगम, नगर पालिका के नाम से जानते हैं। तो 1919 के अधिनियम से ये बदलाव हम लोग पाते हैं। जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उस दौरान भी ये बात राष्ट्रीय पटल पर बार बार उभर करके सामने आई कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है, और ये निर्णय सामने आया कि वास्तविक स्वतंत्रता तभी होगी जब स्थानीय स्तर पर भी लोगों को राजनीति में भागीदारी मिलेगी। दरअसल इस विचारधारा को मानने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे वो राष्ट्रपिता गांधी थे,
और गांधी जी के इस विचार के साथ एक तरफ जहां रविन्द्रनाथ टैगोर शामिल थे, मतलब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर शामिल थे, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग शामिल थे, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात के विरोधी थे। उनका मानना था कि ग्राम स्वराज से, स्थानीय स्वशासन से भारत में लोकतंत्र की स्थापना कदापि नहीं हो सकती है। उनका विचार था कि भारत में जिस तरीके से जातीय व्यवस्था मौजूद है, जिस तरीके से सामंतवादी व्यवस्था मौजूद है, पुरुषवादी हमारा समाज है, ऐसी स्थिति में दलितों को या कमजोर वर्ग के लोगों को लोकतंत्र का लाभ कदापि नहीं मिलेगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन में भी दो खेमे बटे हुए थे और अलग अलग विचार था, जहां गांधी जी और उनके लोग, जैसे मैंने बताया कि लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, गुरुदेव टैगोर, ये लोग गांधी जी के विचारों के साथ थे, लेकिन अंबेडकर साहब और कुछ ही और लोग उनका विरोध कर रहे थे। जब संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा बना, तो संविधान सभा में भी फिर दो खेमे आ गए। गांधी जी के साथ एक तरफ जहां टी प्रकाशम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, वो पंचायती राज व्यवस्था के पक्षधर थे, वहीं अंबेडकर साहब इसका विरोध कर रहे थे। ऐसी स्थिति में कोई सर्वसम्मति नहीं बन पा रही थी कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए तो कैसे लागू किया जाए। और अंततोगत्वा के संथानम के सिफारिश पर, सुझाव पर, इसको डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो भाग 4 में है, वहां पर आर्टिकल 40 में रखा गया और यह व्यवस्था किया गया कि राज्य अपनी सुविधाओं के अनुसार जब इसकी आवश्यकता हो, जब इस तरह की स्थिति मौजूद हो जाए, तो फिर ग्राम पंचायतों का गठन का प्रयास करें। इसीलिए माफी चाहते हैं, इसीलिए इसको डीपीएसपी में शामिल कर दिया गया। भारत के संविधान के बनने और 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के बीच पंचायती राज व्यवस्था को अमली जामा पहनाने के लिए, इसको वैधानिक और संवैधानिक स्वरूप देने के लिए कई सारे कार्य किए गए। जैसे इस दिशा में जो सबसे पहले काम किया गया वो ये था कि 1951 में फोर्ड फाउंडेशन, ये अमेरिका का एक संगठन है, फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग पर या उनके सहयोग से 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दरअसल सामुदायिक विकास कार्यक्रम पंचायती राज संस्था की स्थापना की दिशा में भारत में किया जाने वाला पहला सक्रिय प्रयास था। हालांकि इसको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। उद्देश्य यह था कि ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण में ग्रामीणों का ही मदद लिया जाए और उनके मदद से ही लोकतंत्र को, स्थानीय समस्याओं को दूर करके और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को, प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा। इसके बाद 1957 में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। ये ग्रामोद्धार समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता और उनके नाम पर ही ये कमेटी या ये समिति बलवंत राय मेहता समिति के नाम से कहीं ज्यादा लोकप्रिय है। आमतौर पर हम लोग इसी नाम से जानते हैं। जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी ने नवंबर 1957 में अपना रिकमेंडेशन दिया। इनके रिकमेंडेशन को आधार बनाते हुए सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को एक विधेयक पारित किया। 2 सितंबर 1959 को राजस्थान विधानसभा में एक विधेयक को पारित किया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज संस्था का उद्घाटन करने का काम किया। और जैसा कि बलवंत राय मेहता समिति ने रिकमेंडेशन दिया था, यह त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था का स्थापना यहां पर किया गया। नागौर में 1959 में पारित हुआ। उसी वर्ष 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने भी अपने महबूबनगर जिले के सादनगर में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का काम किया। तो दरअसल पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की दिशा में या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में जो पहला
महत्वपूर्ण काम हुआ वो था बलवंत राय मेहता समिति का रिकमेंडेशन, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज शासन व्यवस्था की वकालत की या सिफारिश किया। वक्त के साथ कई सारी कमेटियां गठित की गई, जैसे 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझावों में दो बातों पर जोर दिया। कई सारी सिफारिशें हैं जो प्रश्न के दौरान हम आपको और स्पष्ट करेंगे, लेकिन यहां मोटे तौर पे बता दें कि एक तो उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज शासन व्यवस्था की बात की थी। जैसे बलवंत राय मेहता ने सबसे नीचे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की बात की, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति की बात की और फिर जिला स्तर पर जिला परिषद की। जबकि अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज संस्था की सिफारिश दी। नीचे मंडल पंचायत जो कई सारे गांवों को मिलाकर के बनता, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो अशोक मेहता समिति और अशोक मेहता समिति का जो दूसरा रिकमेंडेशन था वो कहते थे कि दलगत आधार पर, मतलब राजनीतिक दलों को भी इसमें भाग लेना चाहिए, खुल करके भाग लेना चाहिए। ये अशोक मेहता समिति का रिकमेंडेशन था। उसके बाद कई सारी समितियां बनाई गई, जैसे कि 1982-84 के दौरान हनुमंता राव का एक टास्क फोर्स बना, एक कार्यदल बना, उसको बनाया गया। उसके बाद GV.K. राव कमेटी का गठन किया गया। ये काम राजीव गांधी के समय में हुआ था 1985 में। GV.K. राव समिति, जिसको कि हम लोग कार्ड समिति, CARD कार्ड कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण समिति आई, वो था LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी। और लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी का जो मुख्य सिफारिश था वो इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था क्योंकि इस समिति ने ही पहली बार पंचायती राज शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है। इससे जुड़े हुए भी ऑब्जेक्टिव में हम और डिटेल आपको बताने का काम करेंगे। ये कुछ कमेटियां हैं जिसको कि आपको निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए। इसके बाद PK थुंगन समिति जो 1988 में आई, इस समिति ने भी LM सिंघवी के रिकमेंडेशन को लागू करने की बात कही। मतलब इन्होंने भी पंचायती राज शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। इसके बाद BN गाडगिल कमेटी का भी गठन हुआ इसी संदर्भ में। और फिर एक बड़ा बदलाव आता है राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में। 1989 में उन्होंने 64वां संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया, जो लोकसभा में तो पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, क्योंकि विपक्ष का मानना था कि 64वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या होगा कि इससे केंद्र जो है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लिहाजा राज्यसभा में यह पारित नहीं हुआ और यह विधेयक प्रस्ताव गिर गया। लेकिन 64वें संविधान संशोधन के पारित न होने के बावजूद जो विधेयक में प्रस्ताव रखे गए थे वही प्रस्ताव बाद की तारीख में 73वें संविधान संशोधन 1992 का आधार बना। मतलब उसी की व्यवस्थाओं को कमोबेश 73rd अमेंडमेंट में लागू किया गया या शामिल किया गया। खैर 64वां संविधान संशोधन विधेयक तो पारित नहीं हुआ। इसके बाद 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी और कुछ वक्त के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह चंद्रशेखर ये लोग भारत के प्रधानमंत्री बने। इनके समय में भी 74वां 74th संशोधन विधेयक लाया गया। ठीक है, विधेयक लाया गया, ये पारित नहीं हुआ है। 73rd अमेंडमेंट बिल है वो जो पारित हुआ, अधिनियम है वो। ये 74वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, लेकिन सरकार गिर गई और ये पारित नहीं हुआ। लेकिन ये तमाम जो आजादी के बाद से प्रयास किए गए, उन प्रयासों का नतीजा अल्टीमेटली ये हुआ कि 1992 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, उस दौरान 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ और इसके बाद 24 अप्रैल 1993 से यह लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है ये पंचायती राज शासन व्यवस्था के संदर्भ में पूरा प्रावधान करता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान के भाग 9 में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची 11, और अनुसूची 11 में शेड्यूल 11 में 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए। सब सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इन तमाम चीजों को ध्यान से सुनिएगा। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान के भाग 9 को शामिल किया गया और आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक में
कुल 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए और पंचायती राज शासन व्यवस्था के संदर्भ में पूरी व्यवस्था, पूरा संवैधानिक प्रावधान कर दिया गया। इसके अगर प्रावधानों की बात करें, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि एक लेक्चर में वो पूरा नहीं होगा, हम क्वेश्चन के माध्यम से उसको फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगा वो सारा ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपके सामने हम रखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो खैर, इसमें क्या व्यवस्था की गई? इसमें व्यवस्था किया गया कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, इसका गठन कैसे होगा, इसमें आरक्षण की व्यवस्था कैसे होगी, इसकी कार्यकाल क्या होगी, इसके लिए वित्त का व्यवस्था कैसे होगा, ये लोग राजस्व कहां से अपना कलेक्ट करेंगे, ये तमाम जो चीजें हैं ये 73वें संविधान संशोधन के तहत रखा गया है, जो कि पंचायती राज संस्था को मूर्त रूप देता है, संवैधानिक दर्जा देता है और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण प्रयास करता है और कर रहा है। कुछ खामियां हैं, वक्त के साथ इन खामियों को भी दूर किया जाएगा, लेकिन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की ये जो प्रक्रिया है, जिसके तहत की संघीय व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया, केंद्र, राज्य और फिर स्थानीय सरकारें। ये राज्य और स्थानीय सरकारें ये बेसिकली लोकतंत्र के लिए बदलाव में मौन क्रांति के रूप में सामने आती है और इसके कई सारे लाभ भी हैं जो वक्त के साथ दिखा गया है। एक बात और यहां पर बता दें कि स्थानीय शासन जो है ये राज्य सूची का विषय है। स्थानीय शासन जो है ये राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची का विषय है, इसका मतलब कि राज्य विधानमंडल को इस पर विधान बनाने, कानून बनाने या व्यवस्था करने का अधिकार है। तो राज्य सूची का विषय है, इसीलिए भारत में अमूमन त्रिस्तरीय पंचायती राज शासन व्यवस्था है, लेकिन अलग अलग राज्यों ने इसको अपने अपने तरीके से भी अपनाने का काम किया। जैसे कि केरल में, जम्मू कश्मीर में एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तमिलनाडु में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, उड़ीसा में द्विस्तरीय शासन व्यवस्था है या पंचायती राज व्यवस्था है और बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज शासन व्यवस्था है। तो राज्य सूची में होने के कारण अलग अलग इसके स्वरूप भी नजर आते हैं। तो मोटे तौर पर मैंने आपको पंचायती राज शासन व्यवस्था के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको बताने का काम किया। अब जो आपके सामने हम लेकर के आएंगे वो होगा प्रश्न। इससे जुड़े हुए जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम आपके सामने रखेंगे और जैसा कि मैंने कहा है आपको कि जहां जहां जरूरत होगी हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे और 50-60 क्वेश्चन के बाद आप इतना कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे कि अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो आप गलती नहीं करेंगे। इस क्रम में बहुत सारी चीजें आपने अभी सुना, सीखा होगा। इसको क्वेश्चन के दौरान बाकी बातें भी आप सीख जाएंगे और उतना जानने के बाद कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने नहीं रखा गया होगा तो आप एलिमिनेट करके या अनुमान करके आंसर देने की स्थिति में होंगे। तो आप वीडियो अगर पूरा देख लिए हैं तो अब आप क्वेश्चन देखने के लिए तैयार हो जाइए। शुरुआत में ही बोले थे कि 2 खंड में हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो पहला खंड देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। लेकिन इसके पहले एक विशेष अनुरोध कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करने का भी काम कीजिए। चलिए फिर हम लोग आज क्वेश्चन का सिलसिला जो है वो शुरू करने का काम करते हैं। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपने वहां तक देख लिया है तो कई सारे सवालों के जवाब आप देने की स्थिति में आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के काल में पहली बार पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संशोधन विधेयक लाया गया था? इसका आंसर आप जान रहे होंगे। मैंने बताया था जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी या फिर इंदिरा गांधी, और इसका सही जवाब है राजीव गांधी, जिसके विषय में हम आपको बताए थे कि 64वां संविधान संशोधन 1989 में इनके समय में लाया गया था। नंबर 2, पंचायती राज व्यवस्था के तहत किनके लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है? एसटी, एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला? आप यहां जान लें कि आर्टिकल 243D में आरक्षण का प्रावधान किया गया है और जनसंख्या के अनुपात में, मतलब जो पंचायत क्षेत्र में एसटी एससी का आबादी होगा उसी अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाएगा और आरक्षित स्थानों में से ही आरक्षित वर्ग की महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का भी प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए
इसमें एक प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन यह प्रावधान अवश्य किया गया है कि यदि राज्य आवश्यक समझे तो उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। तो सीधे तौर पर तो मेंशन नहीं है, लेकिन राज्य को आरक्षण का अधिकार दे दिया गया है। इसके साथ ये भी जान लें कि एसटी और एससी के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है, ये प्रावधान वैसे ही है जैसे कि लोकसभा या फिर राज्यों के विधानसभा में एसटी और एससी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। और वर्तमान जो व्यवस्था है उसके तहत 2030 तक एसटी और एससी के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है। तो पंचायती राज शासन व्यवस्था में भी 2030 तक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। नंबर 3, जिला परिषद की कार्य अवधि किस तिथि से निर्धारित की जाती है? सीधा इसका आंसर देखते हैं। यह तारीख शुरू होती है सी से, मतलब प्रथम बैठक की दिन से या प्रथम बैठक की तिथि से जिला परिषद की कार्य अवधि प्रारंभ होती है। नंबर 4, सरपंच को हटाने के लिए किसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा? तो पहले तो ये जान ले कि सरपंच को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता होगी, और ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ए, ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किस स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं हो सकता है? सीधा इसका भी आंसर देखते हैं। इसका सही उत्तर है डिप्टी कलेक्टर, मतलब ऑप्शन ए, उप समाहर्ता। जहां समझाना होगा वहां हम जरूर समझाएंगे। नंबर 6, पंचायत समिति की विशेष बैठक बुलाने के लिए, बनाने के लिए लिखा गया है, इसको बुलाने के लिए आप समझें। बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों का लिखित सहमति आवश्यक है? इसका भी सीधा आंसर देखें। इसका सही उत्तर है सी, कुल सदस्यों का 1/3 भाग, टोटल मेंबर का 1/3 के द्वारा लिखित सहमति पर पंचायत समिति की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। नंबर 7, पंचायती राज व्यवस्था के तहत मुखिया का निर्वाचन होता है। इसका भी सीधा उत्तर देखिए, हालांकि आप लोग सब जान रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने भी मतदान अवश्य किया होगा। सही उत्तर है इसका ये, ग्राम सभा के द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, मतलब ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नंबर 8, ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति को अंग्रेजी में कोरम बोलते हैं, मतलब सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जो बैठक को आयोजित करने के लिए आवश्यक हो, गणपूर्ति कहलाता है। तो ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की कितनी होगी? इसका भी सही उत्तर देखें, और सही उत्तर है ए, 50%, मतलब 1/2। इतना लोगों का गणपूर्ति होने पर ही ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाएगी। नंबर 9, ग्राम पंचायत की स्थापना की घोषणा कौन करता है? ग्राम पंचायत की स्थापना की घोषणा कौन करता है? सीधा इसका भी आंसर देखते हैं। आंसर है इसका ए, जिला दंडाधिकारी, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नंबर 10, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिला परिषद का कार्य। बलवंत राय मेहता समिति मैंने बताया था कि 1957 में स्थापित हुआ था, जिसने कि त्रिस्तरीय पंचायती राज शासन व्यवस्था की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिला परिषद का कार्य क्या होगा? तो जिला परिषद का कार्य होता है, ऑप्शन बी को देखें, केवल तालमेल एवं पर्यवेक्षण करना। तो तालमेल और पर्यवेक्षण ये जिला परिषद का कार्य होगा बलवंत राय मेहता समिति के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली। नंबर 11, अशोक मेहता समिति जो 1977 में गठित की गई थी। अशोक मेहता समिति की मुख्य सिफारिश है, कई सारी सिफारिशें हैं, इनमें से ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सी सिफारिश है जो कि उन्होंने मुख्य रूप से दिया? ये भी हम शुरुआत की वीडियो में आपको बता रखे हैं, आपको याद होगा। पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। मैंने कहा था कि दलगत राजनीति को वो मान्यता देते हैं, तो इसका सही उत्तर है सी, पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों को भी खुले तौर पर भाग लेने का अधिकार होगा। ये अशोक मेहता समिति का रिकमेंडेशन है। अशोक मेहता समिति जनता पार्टी के सरकार के समय में गठित की गई थी, ये भी जान लें। नंबर 12, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किसको पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया? सीधा उत्तर जाने, 3 स्तर ये बनाया था उन्होंने, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उन्होंने कहा था कि पंचायत समिति वहां होनी चाहिए या उस राज्य में होगी
जहां की आबादी 20 लाख से ऊपर हो। पंचायत समिति इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का काम मुख्य रूप से पंचायत समिति के द्वारा ही किया जाता है, जबकि जिला परिषद के विषय में हम आपको बताए हैं अभी, जिला परिषद कि ये सिर्फ समन्वय स्थापित करने का काम करता है। तो इसका सही उत्तर है पंचायत समिति। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रखंड स्तर की पंचायती राज स्टाफ का, प्रखंड स्तर की पंचायती राज स्टाफ का नायक कौन होता है, मतलब उसका प्रमुख कौन होगा? तो ये प्रमुख होगा प्रखंड विकास पदाधिकारी, मतलब कि बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। नंबर 14, भारत में पंचायती राज का अध्ययन अनुसंधान करने वाले विद्वानों में उल्लेखनीय नाम है। ये थोड़ा अलग से भी क्वेश्चन आपको डाल दिया गया ताकि ऐसे क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछें तो आप इनको भी सॉल्व करने की स्थिति में हो। इसका भी सही उत्तर और सीधा उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है डॉक्टर इकबाल नारायण, मतलब ऑप्शन सी। नंबर 15, 73वें संविधान संशोधन द्वारा वैसे राज्यों में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहां किसका गठन आवश्यक नहीं है? अभी पिछले सवाल के जवाब देने में मैंने बताया कि बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि जिस राज्य में 20 लाख से कम आबादी होगी वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं होगी, और मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है कि यह नहीं होगा, इसकी स्थापना आवश्यक नहीं है। नंबर 16, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को कौन सा विषय सौंपा गया है? मैंने आपको बता रखा है कि पंचायती राज शासन व्यवस्था के तहत जो 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई उसके तहत 29 विषय दिए गए हैं, और 29 विषयों में से एक है परिवार कल्याण। निगम कर के विषय में जान ले कि निगम कर जो है यह संघ सूची का विषय है, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया, उगाया और उसका इस्तेमाल किया जाने वाला निगम कर है जो कंपनियों के शुद्ध मुनाफे पर लगाया जाता है। कीमत नियंत्रण बेसिकली केंद्र सरकार के मौद्रिक नीति का हिस्सा है। सही उत्तर है इसका सी, परिवार कल्याण। जबकि डी ऑप्शन को देखिए, विवाह और तलाक, ये हाई कोर्ट के प्राथमिक क्षेत्राधिकार या प्राइमरी जुडिकेशन के अंतर्गत आता है। तो यहां पर बाकी चीजों को अगर हम लोग एलिमिनेट कर ले कि निगम कर, कीमत नियंत्रण, विवाह एवं तलाक, तो ये किसी और का अधिकार क्षेत्र में आता है। तो सही उत्तर है 16 का सी, परिवार कल्याण। बेहतर ये होगा कि कम से कम 29 जो लिस्ट है एक नज़र उसको जरूर देख ले। हालांकि स्थानीय शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन यहां देख लेना आपके लिए बेहतर होगा ताकि गलती ना हो। नंबर 17, स्थानीय शासन का अर्थ है। स्थानीय शासन का अर्थ है, यह भी मैंने शुरुआत में ही आपको बता रखा है, और इसका सही उत्तर है बी, स्थानीय क्षेत्र का प्रशासन वहां के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा चलाए जाएं। तो ऑप्शन बी है 17 का सही उत्तर। नंबर 18, किसने कहा था अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत के गांव प्रशासन की धुरी रहे हैं? तो प्रशासन में स्थानीय स्वशासन का, गांवों का, ग्राम स्वराज का पहले से ही विद्यमानता रहा है, उनका महत्व रहा है। ये बात हम भी आपको शुरू में बताए हैं। अब यहां पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा कि अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत के गांव प्रशासन की धुरी रहे हैं। इसका सही उत्तर पहले जाने, और सही उत्तर है बी, आल्टेकर। आल्टेकर ने यह बात कही थी। जबकि ऑप्शन ए को देखिए, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा था कि मैं पंचायती राज के प्रति पूर्णतः आशान्वित हूं। पंचायती राज के प्रति मैं पूर्णतः आशान्वित हूं। मैं महसूस करता हूं कि भारत के संदर्भ में यह मौलिक और क्रांतिकारी है। जबकि डॉक्टर अंबेडकर इसका विरोध कर रहे थे, तो यह स्टेटमेंट उनके साथ नहीं जुड़ता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन वो भी पंचायती राज व्यवस्था में गांधी जी के साथ खड़े थे। नंबर 19, भारत में ग्राम पंचायतें, यह एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? भारत में ग्राम पंचायतें, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सबके विषय में जान लें, पंचायती राज से जुड़ा हुआ ही पुस्तक है। राम जी रेड्डी, इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है पैटर्न ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। पैटर्न ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। आर.बी. जैन, ऑप्शन बी को देखिए, आर.बी. जैन के द्वारा जो इस संदर्भ में पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है पंचायती राज। और इस सवाल का कि भारत में ग्राम पंचायतें कौन लिखा है, तो इसका आंसर है सी, निकुंजलता दत्ता।
जबकि V.M. दांडेकर के द्वारा जो इस संदर्भ में किताब लिखी गई है उसका नाम है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो बाकी का भी नोट कर लीजिएगा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन B.M. दांडेकर के द्वारा लिखा गया है। नंबर 20, राजस्थान के पंचायती राज के कार्यों पर 1964 में किसके द्वारा समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया? इसके विषय में भी हम आपको शुरुआत में बताए थे। इसका सही उत्तर है सादिक अली। और सादिक अली ने जो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था असफल हुई थी उसके पीछे जो समीक्षा करके रिपोर्ट दिया उसमें मुख्य बात यह बताई थी कि जन सहभागिता के अभाव के कारण ही यह सफल नहीं हो पा रहा है। जबकि L.M. सिंघवी समिति जो कि 1986 में गठित की गई थी, इसने ही सबसे पहले पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। तो L.M. सिंघवी के विषय में भी हम आपको बताए थे, अशोक मेहता के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी आपको दिए थे। NDC आप जानते हैं कि 1952 में 6 अगस्त को स्थापित हुआ था और बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में गठित की गई थी उसको मंजूरी देने का काम, उसकी सिफारिशों के अकॉर्डिंगली आगे बात बढ़ाने की बात राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में किया था। तो इसका सही उत्तर है सादिक अली। नंबर 21, पंचायती राज से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आराम से पढ़िए, आप सब जानते हैं पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय जीवन का हिस्सा रहा है। अब बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा एविडेंस हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं। 73वां संविधान संशोधन 14 मई 1993 से प्रभावी हुआ, ये सही नहीं है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से यह प्रभावी हुआ है। एक ही आंसर करना है आपको, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बाकी के विषय में कि यह त्रिस्तरीय संरचना है और 243G इसके महत्व को बढ़ाता है। तो 243G में क्या है ये जान लें। इसमें प्रावधान यह है कि राज्य का विधानमंडल कानून बना करके और पंचायतों को और अधिक स्वतंत्रता और अधिक स्वायत्ता प्रदान करेगी, सो दैट की पंचायतें जो हैं और मजबूत हो सके और लोकतंत्र को मजबूती देने का जो उद्देश्य है वो फुलफिल हो सके। नंबर 22, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या सुनिश्चित करना है? यहां एक से अधिक आंसर आपको पिक आउट करने हैं। विकास में जन भागीदारी उद्देश्य ही इसका यही रहा है। शुरुआत में भी आपको बताए थे कि स्थानीय मुद्दों को आम लोगों के साथ जोड़ करके देखा जाए, तो एक तो सही होगा। वित्तीय संग्रहण मतलब कि फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, ये सही नहीं है। और तीसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मैंने शुरुआत ही किया था कि पंचायती राज संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना, ठीक है, या सत्ता का विकेंद्रीकरण करके लोकतंत्र को मजबूत बनाना। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ही बेसिकली स्थानीय स्वशासन कहलाती है। तो पहला और तीसरा सही है। राजनीतिक जवाबदेही ये होता नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर है सी 1 और 3, 1 और 3 इसका सही उत्तर है। नंबर 23, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? पिछले सवाल के जवाब में आपको इसका आंसर हम बता चुके हैं कि L.M. सिंघवी समिति जो 1986 में गठित हुई थी उसके द्वारा यह रिकमेंडेशन दिया गया था। जबकि राव समिति, शुरुआत में मैंने बताया था कि इसको कार्ड समिति भी कहते हैं, ये 85-86 में राजीव गांधी के समय में स्टैब्लिश हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति के विषय में कई सारी बातें हम पहले भी बता चुके हैं। आने वाले क्वेश्चन में और भी जानकारियां इनके संदर्भ में आपको हम अवेलेबल कराएंगे। नंबर 24, अशोक मेहता समिति ने कितनी आबादी पर मंडल पंचायत गठित करने की सिफारिश की थी? मंडल पंचायत कुछ गांवों को मिलाकर के बनेगा और इसके लिए आबादी जो उन्होंने रिकमेंड किया था वो था 15 से 20 हजार। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और इस वीडियो में 25वां और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। रेस्ट जो बाकी क्वेश्चन होगा 30-35 क्वेश्चन वो अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन को एक साथ लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अल्टीमेटली आपके लिए उबाऊ और बोझिल हो जाएगा। तो 24 का आंसर ए है और इस सेट में 25वां और आखिरी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। किस समिति ने सिफारिश दिया था कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में
जिला परिषद की सशक्त भूमिका होनी चाहिए। सबसे पहले सही उत्तर जान लें। सही उत्तर है GV.K. राव समिति, जिसके विषय में अभी हम आपको बताया कि 1985-86 में गठित हुआ था, राजीव गांधी के समय में हुआ था, कार्ड कमेटी भी इसको कहते हैं। तो सही उत्तर है GV.K. राव समिति, जिन्होंने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में जिला परिषद की सशक्त भूमिका होनी चाहिए, इसकी सिफारिश दी थी। जबकि ऑप्शन ए को देखें, हनुमंत राव समिति, इन्होंने कहा था कि मंत्री या जिलाधीश के अधीन जिला नियोजन संगठन का निर्माण किया जाना चाहिए। हनुमंत राव समिति का जो रिकमेंडेशन था उसमें कहा गया था कि मंत्री या जिलाधीश के अधीन जिला नियोजन संगठन की स्थापना की जानी चाहिए। जबकि ऑप्शन सी दांतेवाला समिति, ये 1978 में गठित हुआ था और इसकी जो सिफारिशें थी वो ये था कि नियोजन से संबंधित कार्य जो है वो प्रखंड स्तर पर किया जाए, मतलब प्लानिंग रिलेटेड जो काम है वो प्रखंड या ब्लॉक के लेवल पर किया जाए। जबकि PK थुंगन समिति जो 1989 में गठित हुई है, इस समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। हालांकि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का वकालत या सिफारिश LM सिंघवी के द्वारा किया गया था, लेकिन थुंगन समिति ने भी उसी तरह का रिकमेंडेशन अपने रिपोर्ट में देने का काम किया है। तो ये 25 क्वेश्चन तक ही इस वीडियो में हम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बाकी इस टॉपिक से बनते हैं, कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो अगले वीडियो में आपको 1 से 2 दिन के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया है तो कई सारे सवालों का जवाब आप देने की स्थिति में निश्चित तौर पर आ गए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चलिए फिर अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी।